खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। सीजन पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स को बड़े सच्चाई के साथ देखते हैं और गहरी निगाह रखते हैं, हर चीज़ पर कमेंट भी करते हैं और फिर जब कमेंट करते हैं तो क्रिटिसिज्म भी आता है और उनकी बातों से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं उनसे आज हम जानेंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में कहाँ पर मकाम देख रहे हैं, क्योंकि नई पॉलिसीज आ रही हैं, नए लाहे अमल अपनाए जा रहे हैं, तो उससे 2018 के इलेक्शंस पर क्या फर्क देखते हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? सियासी लोगों की सियासी मसरूफियात हैं जी। आजकल हम 4 को पार्टी मीटिंग रख रहे हैं प्रोटेस्ट में जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, सेंट्रल पंजाब के तमाम अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मीनार पाकिस्तान पे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसकी प्रिपरेशन। अब एहतजाज किया जा रहा है और लोड शेडिंग क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो गई हैं। पनामा लीक्स हैं, अब दान लीक्स आने वाली हैं, तो कई चीज़ें ऐसी मिक्स हो गई हैं कि अब इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सारी जमातें गेयरअप हुई हैं। और 4 साल इस गवर्नमेंट को मिले, दिए गए, हमने इल्ज़ाम सहे, हम पे बहुत सारे ताने तशनी भी किए, आप लोगों ने भी किए, सियासी कारकुनों ने भी किए, अपनी जमात के अंदर से भी ताने मिले कि जी हम गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, ब्ला ब्ला, या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुफाहमती सियासत जो कि पाकिस्तान की आज सियासी बका की अलामत है, उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन आज बहरहाल 4 साल के बाद ये गवर्नमेंट अपने किए गए प्रोमिस में फेल हुई है। कोई प्रोमिस अपना ये पूरा नहीं कर सकी, ना लोड शेडिंग ख़त्म कर सके, ना महंगाई ख़त्म कर सके, ना कशकोल तोड़ सके हैं, ना पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का ख़त्मा कर सके हैं, ना ये जो एक फेडरेशन के अंदर सूबों में हम आहंगी है उसको लेके चल सके हैं। कमर साहब, ये इस वजह से तो नहीं, खामोशी इस वजह से तो नहीं थी कि 5 साल पीपल्स पार्टी को ही ये क्रेडिट जाता है कि मुकम्मल 5 साल की उन्होंने अपनी हुकूमत की, और अब अगली जो भी गवर्नमेंट अभी ये जो चल रही है उसको भी वो उसी टाइम तक देखना चाहती है। 5 साल खैर मुद्दत हुकूमत होती है या असम्बलियों की मुद्दत होती है, तो कंटिन्यूटी बेसिकली ज़रूरत है। कबल अज़ वक्त भी इलेक्शन हो जाते हैं, कोई ऐसा अचंभे वाली बात नहीं। सिस्टम की कंटिन्यूटी ज़रूरी है। उसके लिए 5 साल का एक अलामत के तौर पे कि जी 5 साल गवर्नमेंट ने पूरे किए, तो ये एक बात बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी ने यकीनन बाकी तमाम फोर्सेस को, तमाम सूबों को साथ मिला के 5 साल में हमने बड़े मुश्किल हालात में सारी फोर्सेस को साथ मिला के, सारे इदारों को साथ मिला के मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान को लेके हम चले थे। आजकल हम पे बहुत ताने पड़ते हैं, लेकिन मैं बहुत दफ़ा चैनल से, आज आपके चैनल से भी कह देता हूँ कि मैं 5 साल हमारी हुकूमत ने क्या किया, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा जिस फोरम पे चाहे बैठ के बात करे, मैं हाज़िर हूँ। और मैं बता दूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहाँ से पाकिस्तान को लिया था और कहाँ पाकिस्तान अगली लेकिन उस गवर्नमेंट पर भी क्रिटिसिज्म हुआ, और यही जो अब गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं यही एहतजाज कर रहे थे, और ये सेम ही मकाम था मीनार पाकिस्तान पर बैठकर। आपको याद होगा किस तरह एहतजाज किया जाता था। पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है उस हुकूमत के खिलाफ। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने भी मीनार पाकिस्तान इसीलिए सेलेक्ट किया है कि वहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठ के, सिंबलिज्म है कि शहबाज शरीफ साहब बैठ के वहाँ पखियाँ झला करते थे, तो अब हमको 4 साल बाद फिर पखियाँ झल के याद कराएंगे कि हजूर आपने तो 1 साल का वादा किया था, 6 महीने का वादा किया था। और ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में सियासी जमातें नारे लगा के वोट ले लेती हैं, प्रोमिस करके वोट ले लेती है, डिलीवर नहीं कर पाती। इस गवर्नमेंट ने पहले दिन आते ये कहा था कि हमारे पास टीम तैयार है, प्लान तैयार है, हमें कोई ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है, हम तो स्ट्रेट अवे काम करना शुरू कर देंगे, और 6 महीने में लोड शेडिंग और 1 साल में लोड शेडिंग का खात्मा, बल्कि यहाँ तक है जी साल में लोड शेडिंग का खात्मा ना किया, मेरा नाम बदल देना, बड़े नारे लगाए। ये बड़ी हैरानगी होती है कि बाद में कहते हैं छोड़ो जी वो तो सियासी तौर पे। अरे बाबा, सियासत में झूठ बोलना है क्या? सियासत झूठ का नाम तो नहीं है। सियासत तो इबादत झूठ है, वो कहीं भी बोला जाए, किसी भी सेक्टर में बोला जाए। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम स्टील मिल बड़े नुकसान में है जी, पाकिस्तान के इदारे ड्रेन हो रहे हैं, सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया है, पीआईई में बड़ा नुकसान है, रेलवे बड़े नुकसान में है। तो हमने पूछना तो है ना, वो कौन सा इदारा है जो तुमने प्रॉफिट में कर लिया, जो तुम दावे करते थे, हमें बता तो दो। मुल्क का कशकोल टूट गया है या कर्जे डबल हो गए, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है या उसमें बेहतरी आई है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है कि बेहतरी आ गई है। किसान आज बेचारा अपनी फसलें जलाने पे मजबूर है, उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही। हमारे बच्चियां हमारी डिग्रियां हाथों में लिए
रोजगार की तलाश में है, क्या किया है बताओ तो सही भाई। ये टपोशियां जो है ये अपनी जगह। लेकिन कमर साहब, इसके काउंटर में जब गवर्नमेंट फिर सिंध का नाम लेती है कि वहाँ पर एजुकेशन का मायार क्या है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है, तो उस पर फिर आप देखिए, मैं अगर सिंध में ख़राब है तो सिंध को भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं उसको भी ये नहीं कहूँगा कि सब अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि मैं आप पे एतराज़ करूँ कि जी आपने जो आज फ़र्ज़ करें कि आज की शो की मुनासबत से आपने कपड़े ठीक नहीं पहने, आप मुझे कहें आपने भी तो काले पीले कपड़े पहने हुए, ये तो कोई जवाब नहीं है। सही सवाल ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं है वो भी ठीक करे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग ने जिन प्रोमिसेस पे, जिन वादों पे वोट लिया था, कौम्स को बहकाया था ना, या तो कि ये मान लें कि हमने झूठ बोले थे, और या फिर ये कि जी सिंध गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया तो उनको सिंध के लोगों को वो जवाब दे हैं। आप अपने प्रोमिसेस की बात करें और वो प्रोमिसेस जो हैं इंशाल्लाह याद कराएंगे हम इनको। खुद और अब तो एहतसाबी की जब बात की जाती है तो अब तो इसके ऊपर पनामा लीक्स भी आ गई हैं, अब तो डान लीक्स भी आ गई हैं, अब तो अदालतों के फैसले आ गए हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त को और सबसे बड़े हुकूमत के अहदेदार को गैर अमीन कह दिया है कि तुम अमीन नहीं हो, सादिक नहीं हो, खाइन हो। तो ये अब तो उनका सौदे पे रहना नामुमकिन है। सही। ये पैनमा केस के बाद आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी का लाएहामल क्या होगा? क्योंकि क्लियरली देखा गया है तहरीक इंसाफ के साथ कभी अलायंस नहीं हो सका। मैं उसकी रीज़न भी जानना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ के साथ असम्बली के अंदर तो हम इकट्ठे होते हैं। जब ये पनामा का इशू शुरू हुआ तो उस वक्त हमने इसके ऊपर मिल के तहरीक शुरू की थी, मिल के TORs बनाए थे, मिल के हमने कमेटियों में बैठ के बातें की थी। और जो बिल पास हुआ था, जो बिल पेश हुआ अपोजिशन का, जो सेनेट से पास हो गया था, पनामा पेपर्स इंक्वायरी एक्ट, वो बिल हमारा मुश्तरका था। अभी भी जब ये मौका आया अदालत के फैसले के बाद तो सारी अपोजिशन इकट्ठी थी, असम्बलियों के अंदर इकट्ठी होती है, इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी हर जमात का अपना एजेंडा है, उसकी लीडरशिप। लेकिन जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी या जब पीपल्स पार्टी से रब्ता किया, कभी भी सेम पेज पर उस तरह से नज़र नहीं आया। असम्बली में इकट्ठा होना जाहिर है, अपोजिशन है तो इकट्ठे ही बैठेंगे। कमेटियाँ अगर बन रही हैं, जैसे आपने बताया कि वो जो TROs बने थे और जिस तरह से वो तमाम चीज़ें सेटअप की गई थी, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही था। ऐसे नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। जब ये पनामा पेपर्स का इशू आया तो गवर्नमेंट ने कहा अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, ये एक पेज पे नहीं है। तो हम सारी जमातों के पास गए थे, सिर्फ PTI के पास नहीं। तो सारी अपोजिशन इकट्ठी बैठी थी। सिर्फ हमारी 2 जमातों का इशू नहीं है, बाकी जमातें भी इस मुल्क की बड़ी अहम जमातें हैं, वो भी इकट्ठी हुई थी और हमने इकट्ठे बैठ के लाएमल तैयार किया था। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन की जमातें अगर इकट्ठी बैठती हैं और इकट्ठे बन के उनकी ताकत बन जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकती हैं। और अब तो गवर्नमेंट के पास कोई इखलाकी जवाब रहा नहीं, ना कोई सियासी जवाब रह गया कि इनको छोड़ा जाए, अब तो इनको जाना होगा। बिल्कुल सही। ये 4 मई को जो एहतजाज किया जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ वालों को दावत दी जाएगी कि वो भी शिरकत करें? नहीं, ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मीटिंग है, लिहाजा इस पर किसी दूसरी पार्टी को हम इन्वाइट नहीं कर रहे। ये प्योरली पीपल्स पार्टी का इंतजामी इजलास है। हमको जलसा तो कर नहीं रहे, जिस दिन जलसा किया उस दिन हम सारी जमातों को दावत देंगे। बाकी जमातों की अपनी मर्जी होती है, हर जमात का अपना मंशूर, अपना कुलिया है, अपना कायदा है। हम किसी से कोई जोर आजमाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कमर साहब, पंजाब को हर जमात ये समझती है कि उसका गढ़ है। वो नून लीग भी दावा करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, खास तौर पर लाहौर को कला समझा जाता है। अब पीपल्स पार्टी भी दोबारा कमबैक के लिए कोशिशें कर रही है नई क़यादत में और बड़ा लाएहामल बनाया जा रहा है, नाराज़ जालों को मनाया जा रहा है। सो आप क्या स्टांस देखते हैं, कहाँ पर खड़ी है पीपल्स पार्टी पंजाब में? देखिए, एक तो पूरे मुल्क के अंदर सारी जमातों को जाना चाहिए। ये फेडरेशन है, हर सूबे में सारी जमातें जहाँ के अपनी उनकी प्रेजेंस होगी तो ये पाकिस्तान के वफाक के लिए, मुस्तहकम होने के लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था, इंशाल्लाह है। हाँ, इलेक्शन में हमें वोट कम मिले, लोग हमसे नाराज़ हुए, कुछ हमारे खिलाफ जो ROs ने अपना काम दिखाया, कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब ने मेहरबानियाँ फरमाई, कुछ मीडिया के दोस्तों ने उनके साथ मिल के जो कुछ किया, उसका एंड रिज़ल्ट जो आया वो लोगों की हमसे नाराज़गी थी। पिछले इलेक्शन में हमारे खिलाफ पड़ने वाले वोट थे और इंतजामी मशीनरी का उसमें बड़ा रोल था। लेकिन ये कोई हतमी नहीं होता। फ़र्ज़ करें लोग मेरी वजह से, मेरी कारकर्दगी से नाराज़ हैं तो पीपल्स पार्टी से तो नहीं, भुट्टो शहीद से तो नहीं, बीबी शहीद से तो नहीं, उस फ़लसफ़े से तो नहीं। तो उस फ़लसफ़े में अब जो लोग हमें ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, हम आगे आए हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं और अब एक बेहतरी का सफ़र जारी है। यकीनन पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली बड़े मुश्किल हालात का शिकार रही है पंजाब में, लेकिन अब ग्रेजुअली
उसमें बेहतरी आनी शुरू उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई। कमर साहब, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं जानना चाहूँगी 2018 में आप क्या समझते हैं कि क्या वो नाराज़गियाँ अब ख़त्म होती नज़र आएंगी? क्योंकि इंतज़ामी मशीनरी की आपने बात की, वो तो अभी भी यहीं पर होगी, बल्दियाती नुमाइंदों की सूरत में होगी, या आपको पता है कि पंजाब में किस तरह से असर रसूख है नून लीग का, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। और दूसरा, आपने जिक्र किया जियालों का, और जो आइडियलिज्म है पीपल्स पार्टी का, मैंने बहुत से जियालों से बात की है, वो ये कहते हैं कि हमें पार्टी से अकीदत नहीं, एक रोमांस का ताल्लुक है हमारा पीपल्स पार्टी के साथ, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशान है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के। अब 2018 के इलेक्शंस आएंगे, उसमें आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी नई पॉलिसीज आ रही हैं, मुतहरिक तो नज़र आ रही है पंजाब में। पीपल्स पार्टी की क़यादत अब पंजाब में आ गई है। अब हम भी रीऑर्गेनाइजेशन पंजाब पार्टी को हमने किया है। अभी ये प्रोसेस जारी है, काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया, लेकिन बाकी काम हमारा जारी है और हम ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दो हिस्से होते हैं। पीपल्स पार्टी दो तरह हमेशा एक अपनी ताकत दो जगहों से ड्राइव करती है, एक लीडरशिप से पॉलिसी लेवल पे और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इस वक्त किसी भी जमात की ऑर्गेनाइजेशन हमारी तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों से मशवरे के बाद अपनी प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी, यूनियन काउंसिल लेवल तक हम जा रहे हैं तंजीम साजी करने। हमें तवक्को है, ये तवक्को ही की जा सकती है, हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी 2018 के इंतखाब से पहले मुकम्मल तौर पे गियर अप होगी। जो हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगे थे, जो हमारे खिलाफ दावे किए गए थे, नारे लगाए गए थे, वो भी बहुत सारे कौम के सामने आ गए कि उनमें कितनी सदाकत थी। मसलन रेंटल पार्क का इल्ज़ाम बहुत बड़ा था, तो उसमें क्या था? अब कौम को भूलना नहीं रह गया। बहुत सारी बातें उसमें सामने आ गई कि उसमें कोई कौम का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो जो हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले थे, वो इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं थे, वो मुल्ज़म थे कौम के। आज वो प्रोजेक्ट लगे होते और इस रेट पे तेल मिल रहा होता तो आज मुल्क में लोड शेडिंग ना होती 18 घंटे। इसी तरह जिस रेट पे आज LNG लाई गई है, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब और उस वक्त मुस्लिम लीग के ये जो साथी हैं या जो इनके जो कारकुन हैं, ये अगर उस वक्त उस फसाद का हिस्सा ना बनते तो यकीनन आज से कई साल पहले मुल्क में गैस की किल्लत दूर हो जाती, जिससे इंडस्ट्रियल रिवाइवल होती। तो क्या प्लान किया जा रहा है ये तमाम चीज़ें आवाम को समझाने के लिए? क्योंकि आवाम को मुसलसल रिमाइंडर की ज़रूरत भी रहती है, बताना भी पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर मैं लाहौर की पॉलिटिक्स की बात करूं तो लाहौर में जो 2013 में पीपल्स पार्टी को आपको बताया कि किस तरह से बहुत ही कम, इतने तो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे जितने कम वोट्स मिले, वो चाहे बड़े बड़े नाम हो जाएँ, उनकी भी सीट्स जो हैं वो नून लीग की तरफ गई या दूसरों की तरफ चली गई। फिर उसके बाद जब बल्दियाती इलेक्शंस हुए तो उन्हें सॉर्ट ऑफ मिड टर्म इलेक्शंस कहा जा रहा था कि देखते हैं कि अवाम का रुझान किस तरफ जाता है। वहां पर भी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी। देखिए, बात यह है कि जो बल्दियाती इंतखाब होते हैं, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने करावे। ये गवर्नमेंट के जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं के होते हैं। अगर उसका आपने सिंबलिज्म देखना हो, वही अलामत हो, तो सिंध में तो मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं, किसी और जमात का वजूद ही नहीं है। सो KPK के अंदर बाकी जमातों का वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोकल बॉडीज इलेक्शन रियल नहीं होते अलामत, क्योंकि हमारे मुल्क में या हमारे जैसे मुल्कों में कह लीजिए, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में, यहाँ लोगों का भी अक्सरियत वोटर्स का ट्रेंड वो पार के साथ होता है। ये देखते हुए कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है। ये जो हम असूलों की, कानून की, बड़े आला अखलाकी असूलों की बातें करते हैं ना, ये गुफ्तगू है, ये डिस्कशन ज़रूर है। ये सोसाइटी का एक छोटा हिस्सा है जो यकीनन इस पे बेस करता है, जो यकीनन इस असूल पे, ज़ाब्ते पे, कुलिये पे, कायदे पे वो यकीन रखते हैं और उस पर वो अमल भी करते हैं। लेकिन बाकी मेजॉरिटी में तो हमारे यहाँ वोटिंग पैटर्न हमने कभी देखा है कि ये बंदा बदमाश है, 2 नंबर है, गलत काम करता है, करप्ट है, इसके बावजूद लोग उसको वोट दे रहे होते हैं। कभी ये हो कि जी ये करप्ट पुलिस अफसर है, ये करप्ट सरकारी मुलाजिम है, इसके साथ ताल्लुक नहीं रखना, वो बड़ा मोतबर है। आज पैसा होना एतबार है, मतलब आप बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े लायक फायक आलम फाजल लोग, बड़े किरदार वाले, अगर मोटरसाइकिल पे बैठ के या सूखी गाड़ी पे बैठ के वोट मांगने जाए तो लोग उनको वोट ही नहीं देते। वो कहते जी ये तो इनके तो ब्रदरी को नहीं है, इनकी तो फैमिली को। सो जो प्रिंसिपल्स की बातें होती हैं माशरे में, उस लेवल पे हमें अभी ग्रो करना है, माशरती लेवल पे उस तरफ सफ़र शुरू है। यकीनन एक बेहतरी का अमल शुरू है जिससे, लेकिन ये स्लो है। सोसाइटी को याद रखिए, कवानीन से डर के कौमें ठीक नहीं होती। कौमें जो ना कौमों के अपने रवैये से या जो पब्लिक प्रेशर होता है, ताकतवर या हुक्मरान तबका, ये सिर्फ सियासतदान नहीं होते, जो मुख्तलिफ सेक्शन में लोग होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, बिजनेस क्लास होती है, मतलब फौज के लोग होते हैं, जुडिशरी के लोग होते हैं, मीडिया के लोग हैं, ये भी एक ताकत है, अभी एक बहुत बड़ी ताकत। तो इन सब ताकतवर तबकात ने अपने रवैये, अपने मिजाज को दुरुस्त तब रखना है जब पब्लिक इनके खिलाफ अपना ओपिनियन जो है
وہ دے گی. خالی قوانین کے ذریعے تو کسی کرپٹ کو سزا ہوئی نہیں. آپ دیکھ لیجئے نا میاں نواز شریف کے خلاف کتنا بڑا کیس کا فیصلہ آ گیا, وہ پھر بھی مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے ہیں. اخلاقی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے انتخاب میں ہم انشاءاللہ ہم نے کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کیا ہے. ہم اپنی آرگنائزیشن کو ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے مکمل طور پہ حوصلہ اور یقین ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی 2018 میں بہت بہتر پرفارم کریں. یہ تو نہیں کہتا کہ ہم سویپ کر جائیں گے اور ہم بالکل سارا پنجاب فتح کر جائیں گے. ہاں یہ بات درست ہے کہ موجودہ حکمران نہیں رہیں گے اور پیپلز پارٹی بہت بڑا کم بیک کرے گی. کم بیک کرے گی اور آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ بلدیاتی جو نمائندگان ہیں یا بلدیاتی گورنمنٹس جو ہیں وہ اتنا اہم رول پلے نہیں کرتی ہیں کیونکہ اوبیسلی سٹی گورنمنٹ کا انفلوئنس نظر آتا ہے. اب جب 2018 کے الیکشنز ہوں گے تو بلدیاتی نمائندے تو یہی رہیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ان کو کیش کرانے کی کوشش کرے گی؟ جی بلدیاتی انتخاب جو ہے بلدیاتی اداروں کے جو ممبران ہیں یقیناً یہ ایک رول پلے کرتے ہیں. یہ اپنے اپنے محلے گلی میں اپنے اپنے علاقوں میں انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب ملک کے اندر ایک بڑی ویو چلتی ہے تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا. اس وقت پاناما لیکس ہو یا ڈان لیکس ہو یا اس کے تحت جو ملک میں ایک ویو چلی ہے اس کو روکنا مشکل نہیں ہوگا. میجورٹی میں جو حکومت وقت کے ساتھ لوگ لگے ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت ہوتے ہیں. وہ گلیوں میں نالیوں میں اس پہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, میرے محلے کی گلی بن جائے گی, میرے ہاں بجلی لگ جائے گی, میرے چھوٹے کام اگر لوگوں کے ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں. نہیں آپ ذرا غور کیجئے نا, میں بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اپنی قوم پہ فخر بھی ہے اور قوم کے بڑے کمال کے لوگ بھی ہیں, لیکن کافی سارے لوگ وہ بھی ہیں جو پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں, جو گلی بنوا کے ووٹ دے دیتے ہیں, جو گیس لگوا کے ووٹ دے دیتے ہیں, جو کھمبے لگوا کے ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہ حالات کس نے پیدا کیے جب عوام اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی خوش ہو جاتی ہے؟ یہ حالات تو حالات نہیں پیدا کیے ہیں, حکمرانوں نے ہی پیدا کیے. یہ صرف سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے. اس ملک کے اندر سیاستدان تھوڑا عرصہ اور غیر سیاسی لوگ زیادہ عرصہ حکمران رہے ہیں, ڈیسیژن میکر رہے ہیں, اور جب سیاستدان بھی ہوتے ہیں تب بھی باقی لوگوں کا اپنا بڑا رول ہوتا ہے. ہمارے دور میں افتخار چودھری کا رول کو چھوٹا سا رول تھا کہ وہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اسی طرح باقی اداروں کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ خالی ایک دم لیڈرشپ لوگوں کو تیار نہیں کر لیتی. بندوں کو بھی اپنے مذہب, اپنے اخلاقی اصول, اپنے معاشرتی اصول ان کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے. دنیا میں آج جو معاشرے بڑے اچھے اور ترقی یافتہ معاشرے گنے جا رہے ہیں وہ معاشرے صرف قانون کی عملداری سے درست نہیں ہوگے, وہاں پہ لوگوں کا فیصلہ پہلے آ جاتا ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا نام پاناما میں آیا تو ان کے خلاف کوئی عدالت میں فیصلہ تو نہیں آیا نا, میاں نواز شریف کے خلاف تو فیصلہ آ گیا. ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی نہیں بس تیرا نام آ گیا ہے, اب تم حکومت کے قابل نہیں ہو. یہاں پہ فیصلے آ جاتے ہیں, جج کہہ دیتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے ہوں گے ورنہ پاکستان کی حالات بہتر نہیں ہوں گے. اچھا قمر صاحب, چونکہ ہم لاہور کو زیادہ کور کرتے ہیں تو میں لاہور کی اگر بات کروں کہ یہاں پر اب مردم شماری کے فگرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ 2 کروڑ سے زائد آبادی تقریباً لاہور کی ہو چکی ہے. تو نون لیگ بڑا فخر کرتی ہے یہاں پر جو کام کیے جاتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی 2018 کے الیکشنز میں اس کو کیش کرانے کی کوشش بھی کی جائے گی. جیسے پچھلی دفعہ میٹرو بس کے حوالے سے بہت بات ہوئی تھی, اب اورنج ٹرین کا کام بھی ہو رہا ہے, مختلف ڈفرینٹ انفراسٹرکچر کے کام ہو رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ گورننس کے بارے میں کیا کہیں گے لاہور؟ دیکھیے یہ بات اپنی جگہ, یہ جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں نا 2 طرح کے ماڈلز ہوتے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے. ایک کا بڑے بڑے پروجیکٹ دکھاتے ہیں, لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ پروجیکٹ چلا دیا. میٹرو بس چلی تو ایک خاص روٹ پہ 20-25 کلومیٹر کا ایک لمبا روٹ ہے ایک شہر کے اندر سے, اس روٹ کے اوپر رہنے والے یا آنے جانے والے لوگوں کمیوٹرز کے لیے آپ نے فیسلٹی فراہم کر دی. ریمیننگ سٹیز اس سے بینیفٹ حاصل نہیں کر رہا. ان اربوں سینکڑوں ارب روپے کے پروجیکٹ سے کیا گجرات میں, لاہور کے علاوہ باقی قصور میں, کیا شیخوپورہ میں, کیا سرگودا میں, کیا بھکر میں, کیا میاں علی میں وہاں انسان نہیں بستے؟ کیا ان کے لیے کمیوٹیشن مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ یہ ایک خاص سٹائل ہے. ایک تو اپنے پیاروں کو نوازنے کا اور اس میں سے حصہ داریاں ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ویزیبل پروجیکٹ دکھا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا جی, اب کیونکہ ایک نئی چیز ہے, لوگ نئی چیز سے بڑے امپریس ہوتے ہیں. لیکن کیا میرے گھر میں بھوک ختم ہو گئی؟ کیا میرے بچے کو روزگار مل گیا؟ کیا میرے تعلیم کا نظام درست ہو گیا؟ کیا لاہور کے ہسپتالوں میں بستروں کی بجائے فرشوں پہ پڑی ہوئی خواتین اپنی زندگیاں ختم نہیں کر رہی؟
کیا یہ چیزیں درست ہو گئی ہیں؟ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. لاہور شہر میں یہ جو جتنا کام، یعنی پنجاب کا کوئی 65% کے قریب بجٹ صرف لاہور شہر میں لگ رہا ہے. میرے علاقے کو، میرے ضلع کو، لاہور میں 4 ضلع ہیں، میرے ضلع کو تو آپ دے رہے ہیں 2% یا 1% آف دا ٹوٹل بجٹ، اور لاہور کو آپ دے رہے ہیں 65%. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ لاہور خود جنریٹ بھی کر رہا ہے، لاہور کے اپنے بجٹس بھی بہت زیادہ. لاہور کا اپنا بجٹ اپنی جگہ ہوتا ہے جی. میں تو پروونشل بجٹ کی بات کر رہا ہوں. جو کارپوریشن کا بجٹ ہے یا واسا کا بجٹ ہے یا فلاں کا بجٹ جہاں سے جنریشن ہوتی ہے، وہ بجٹ پنجاب کے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ کنفیوژن ہے. میں اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں جو پنجاب کو فیڈرل پول اور اپنے پول سے آ رہا ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ لاہور شہر میں پبلک فیسلٹی دیکھتے ہیں، آپ کو سڑکیں اچھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا. کاسٹ کیا ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ پائپوں پہ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ زمین میں گڑ جاتے ہیں. لیکن جب بھی پیپلز پارٹی یہ تمام باتیں کرتی ہے، نون لیگ سندھ کا پنڈورا باکس میں نے پھر کہا نا جی، اس کا کمپیریزن سندھ سے نہیں. سندھ کو اپنے طور پہ سندھ کے لوگ جانے، وہ سندھ کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے. اگر سندھ کی گورنمنٹ پرفارم وہ سندھ کے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سندھ کی گورنمنٹ کے بہت سارے کاموں کا نہیں پتا، میں پنجاب میں کام کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی اور انٹیریئر سندھ کا ایک اپنا فرق بھی ہے. انٹیریئر کے اندر سندھ گورنمنٹ کو 2 پرابلمز آئے. ایک تو 2 بڑے فلڈ آئے جنہوں نے بہت بری طرح سندھ کو مجروح کیا. پرابلم ہمارے دور میں آیا. ان کا میجر انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا تھا 2 فلڈز میں، جو 2010 میں اور 2012 میں آیا تھا. وہ سڑکیں ان کی بنی ہیں اور اب بہت بہتر سڑکیں بنی ہیں ان کے ایجوکیشن سسٹم میں. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سندھ کی گورنمنٹ اور سندھ کے لوگ جانے اور وہ اپنا فیصلہ کریں گے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا جو بھی گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی، بٹ اس گورنمنٹ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ میٹرو ٹرین پہ تو سینکڑوں ارب روپے لگا رہے ہیں. لوگوں کو پینے کا پانی نہیں صاف مل رہا کیونکہ آپ پائپوں پہ پیسے نہیں لگانا چاہتے، اس لیے کہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہو گیا تو وہ تو پانی میں دب جائے گا، مٹی میں سارا پائپ. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے مرضی میگا پروجیکٹ شامل کر لیں، اب لوگوں کو اگر بیسک نیڈز ان کی نہیں فراہم کی جائیں گی تو 2018 میں فرق جو ہے وہ واضح نظر آئے گا. قمر صاحب، آپ نے بی بی شہید کے ساتھ بہت کام کیا اور جب وہ پارٹی کا حصہ تھی، کچھ میموریز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ اس وقت کی پیپلز پارٹی میں اور آج کی پیپلز پارٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ڈفرنس ہے، کہاں پر؟ دیکھیے، لیڈرشپ اچانک نہیں بن جایا کرتی. لیڈرشپ ایک تو پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ریفائنڈ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے ساتھ بڑے علام اور ظلم ہوئے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم جہاں بیٹھتے ہو مرثیے پڑھنے شروع کر دیتے ہو. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں وہی مرثیے پڑھتے ہیں. اب ہمارا کیا ہوا، بھٹو صاحب آغاز کیا پالیٹکس کا، وہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ آدمی تھے، جینیس تھے، لیکن انہوں نے بہت سیکھا بھی، وہ ریفائن بھی بہت ہوئے. جب وہ اپنی زندگی کی معراج پہ پہنچے پاکستان کو ڈیلیور کرنے کے لیے، تجربہ، علم، سب کچھ، تو ہم نے ان کو 51 سال کی عمر میں شہید. بی بی شہید کے ساتھ ان کے بعد بی بی شہید نے پارٹی کو سنبھالا اور پھر صرف ان کو شہید نہیں کر دیا بلکہ اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے جو مظالم ہو سکتے تھے، وہ ایک لمبی داستان ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور قوم جانتی بھی ہے، سارے اس مظالم اس جماعت کو توڑا جائے. آج تک کوششیں ہوتی رہی. بی بی شہید نے پارٹی کو بڑی مشکل حالات میں چلایا تھا. پھر ان کو جب وہ اپنے معراج پہ پہنچی، جب وہ اپنی مطلب پیک پہ پہنچی تو ان کو شہید کر دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب بچے تھے، زرداری صاحب نے پارٹی کو سنبھال کے چلایا. زرداری صاحب کا اس طرح پارٹی ایکسپیرینس نہیں تھا، بٹ انہوں نے مشکل ترین حالات میں پارٹی کو چلایا جب ملک بکھرنے کی پوزیشن میں تھا. 2008 کا پاکستان، اگر کوئی بیٹھ کے اس پہ کبھی پروگرام کیجئے، مجھے بلائیے گورنمنٹ کے لوگوں کو، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ 2008 کا کیا پاکستان تھا. کھانے کو گندم نہیں، زرعی ملک ہیں ہم، کھانے کو گندم نہیں تھی، چینی نہیں تھی، دالیں نہیں تھی، دہشت گردی پھیل رہی تھی. بلوچستان کے اندر انسرجنسی اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ کنٹونمنٹ کے حد تک صرف قومی ترانہ پڑھتے تھے، جھنڈا لگاتے تھے. پاکستان کے بارے میں دنیا پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے ورچ پہ بیٹھی تھی. بے روزگاری انتہا پہ تھی، انسرٹینٹی تھی. ان حالات میں، اور بی بی شہید ہو چکی تھی، ان حالات میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھا تھا، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. دوسری طرف افتخار چوہدری صاحب بیٹھے تھے، وہ اپنے طور پہ بادشاہ بن گئے تھے. ان حالات میں میڈیا ہمارا نیا ایمرج ہوا تھا، بڑی تیزی سے گرو کر رہا تھا. جب نیا بندہ گرو کر رہا ہوتا ہے، بچہ جب اس کی عمر بڑھنے کی ہوتی ہے، وہ تیزی سے سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایکسپیرینس کے دوران میں کبھی ہاتھ جلاتا ہے، کبھی سر پھاڑتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. تو یہ بہت سارے پروسیس چل رہے تھے. اس کے باوجود زرداری صاحب نے ملک کو
संभाल के 2013 में एक बहुत स्टेबल पाकिस्तान केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले किया था। बीबी शहीद का आपने पूछा से क्या मुमासलत हो किसी की, मुझे याद है मीटिंगों में बैठे होते थे हम तो जूनियर्स थे, मीटिंगों में बैठे हैं, बीबी शहीद में बड़ी टॉलरेंस थी, कई दफ़ा नाराज़ भी हो जाती थी, हम लोग गलत बातें भी कर लेते थे, गलत रिटे, लेकिन वो एक अब उनका एक वक्त ऐसा आ गया था कि हम जो जूनियर्स थे, सीनियर्स के साथ उनका ज़्यादा काम वक्त गुजरा, हम जो जूनियर्स थे हमें तो वो अपने एक जैसे माँ की तरह या बड़ी बहन की तरह वो हमें बिठा के बाकायदा सवालों जवाब के ज़रिए तालीम दे दिया करती थी, पॉलिटिक्स सिखाया करती थी, प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर हमसे काम लेके असम्बली की परफॉर्मेंस को चेक करके। हम कहाँ वैसे लोग जी, कमी वो तो हमेशा वो रहेगी, नहीं पूरी होगी जी, वो चाहे लीडर्स, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा, सच्ची बात है, मैं गच आ गया, मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हमेशा रहेगी, वो जियालों के अंदर भी वो आज बल्कि जी किसी लीडर का कमाल ये हो, लीडर वो होते हैं जो अपने चले जाने के बाद भी उनकी खलिश, उनकी कमी जो है, उनकी स्पेस जो है वो हमेशा महसूस होती रहती है। और ये भुट्टो साहब और बीबी शहीद का कमाल है। आज सिर्फ हम ही नहीं, आज पाकिस्तान के वो लोग जो उनकी ज़िंदगी में उनके सबसे बड़े मुखालिफ थे वो भी आज कह रहे हैं कि नहीं वो कमाल के लीडर थे, आज बड़ी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से एक बड़े लीडर की यही निशानी होती है कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो नई क़यादत और चीज़ों को नए अंदाज में लेकर चल रहे हैं और जाहिर है चेंजेस जो हैं वो आती रहनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि उनके विजन के हवाले से अब किस तरह से वो पार्टी को लेकर चलेंगे? देखिए बिलावल साहब ने माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका एक अपनी लेगेसी भी है, उनके पास एक माजी का विरसा भी है, एक जमात है, उनके पास बहुत सारे लोग जो उनकी वालदा के, उनके नाना के, उनके वालिद के साथी हैं। और फिर बिलावल साहब ने खुद पार्टी को जब टेक ओवर किया है, उन्होंने पार्टी चलानी खुद संभाली है, तो उन्होंने पार्टी को जदीद असलूब के साथ लेके चलने का फैसला किया है या वो उस तरफ चल रहे हैं। वो हर मामले डिटेल मुशावरत करते हैं, कई दफ़ा वो मुशावरत लंबी हो जाती है, हमें डिलेड लगती है कि जी इतनी ज़्यादा देर हो गई इसमें, लेकिन वो सही मानों में डेमोक्रेटिक वैल्यू के तहत चल रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी जो हमारे कम लीडर्स में है वो ये है कि पढ़े लिखे तो वो हैं, चीज़ों को जानते हैं, बट उनमें टॉलरेंस बहुत है, बर्दाश्त बहुत है, सुनते बहुत है। वरना हमारे अक्सर लीडर जो होते हैं जब लीडरी दिमाग में बीबी की झलकियां नजर आती हैं बहुत 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 है। बीबी खैर एक्सपीरियंस बड़ा था ऑब्वियसली, वो तो बहुत सारे हमारे लीडरों के दिमाग में जो जवानी में ना खन्नास बड़ा आ जाता है, वो समझ एरोगेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। बिलावल साहब में खूबसूरती ये है और बड़ा उनकी ताकत स्ट्रेंथ ये है कि वो सुनते बहुत है। आप बात कर रहे हैं वो आराम से सुनेंगे, मैं कहूँगा जी ज़रा जल्दी कर लें तो वो कहेंगे नहीं इनको बात कर लेने, वो बड़ी गौर से बात सुनेंगे। और अगर उनको ये महसूस हो कि अगले की बात दुरुस्त है और जो मैं सोच रहा था वो दुरुस्त नहीं है, तो उनको कोई झिझक महसूस नहीं होती। वरना हमारे लीडर तो होते हैं ना अना का शिकार हो जाते हैं, उनको कोई झिझक महसूस नहीं होती, एकदम कहते हो कि नहीं आप दुरुस्त कर रहे हैं, मेरा व्यू दुरुस्त नहीं था, आप ठीक कह रहे हैं। सो जिस लीडर के अंदर ये हो कि उसमें पेशेंस हो, उसमें टॉलरेंस हो, वो बेहतर सुनने वाला हो और अपनी करेक्शन कर सकता हो, उसको ये गुमान ना हो कि मैं ही आलम और फाजल हूँ, उसके अंदर बहुत अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें होती हैं। बिलावल साहब में इनहेरिटेंस में भी हैं, जेनेटिक में भी हैं, और वो बहुत सारे मामलात में यकीनन अभी उन्हें वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और बहुत बड़ी तेजी से उन्होंने बेशुमार चीजें सीखी है। के लिए टाइम भी चाहिए होता है, बड़ी तेजी से उन्होंने बहुत अच्छा। कई ये भी होता है कि लीप्स होते हैं, कई दफ़ा लोग स्लो आस्ता आस्ता सीखने का अमल या जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उस प्रोसेस को बहुत तेजी से तय कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपको जो है वो इनमें नजर आ रही है। कमर साहब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना,
मिलना जुलना आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से कमबैक किया जा रहा है, नून लीग की गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं। अभी आइंदा आने वाली जो दिनों में बहुत सी चेंजेस देखने में आएंगी, तो वो चेंजेस क्या हैं, क्या लाए हमल अपनाया जा रहा है, इस पर बात हो रही थी। कमर साहब, आपने एक जिक्र किया मीडिया का एक बड़ा अहम किरदार है आजकल हमारी सोसाइटी में। इन्फ्लुएंशियल टूल भी समझा जाता है इसे, कि लोग जो हैं वो अपने अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, सो पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या एक बड़ा खटा मीठा सा रिश्ता रहा है मीडिया का पीपल्स पार्टी के साथ? यकीनन जी, मीडिया तो एक बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त, क्योंकि और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले प्रिंट मीडिया बड़ी ताकत था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि आपकी बात पढ़ना और चीज़ होता है, बट आपके सामने बैठ के अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है। एक्सप्रेशन, और अगर आप एक्सप्रेशंस के साथ कोई फुटेज चला रहे हैं, कुछ ऐसे फिगर्स दे रहे हैं, वो दुरुस्त है या सही नहीं है ये अलग बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, वो फ़ौरन मेमोरी में जज्ब होते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मीडिया का लव हेट रिलेशनशिप शुरू से रहा, ये कोई नया नहीं है। भुट्टो शहीद के दौर में भी कुछ मीडिया हाउसेज जो थे, वो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक का दौर नहीं था, लेकिन उस वक्त भी हमारे वो खिलाफ ही थे। वो राइट विंग और लेफ्ट विंग की एक अपनी पॉलिटिक्स थी। आज मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन मीडिया के अंदर भी जिस तरह माशरे के बाकी इदारों के अंदर डिटेरियोरेशन हुई है, मटेरियली ग्रो करने के बावजूद इंटेलेक्चुअली हम डिटेरियोरेट हुए हैं। मिसाल के तौर पर सियासत में भी है, बाकी इदारों में भी है। आज आप कोई बड़े शायर देख रहे हो पैदा होते हुए, कोई बड़े पेंटर आपने पैदा किए हों इस दौर में, कोई बाकी मुख्तलिफ इदारों के लोग थे, मुख्तलिफ जहतों के लोग थे, वो कोई ऐसे पैदा क्यों? अनफॉर्चुनेटली जब माशरा किसी तातुल का शिकार होता है, किसी केसरी का शिकार होता है, तो उसका ये अलमिया हो जाता है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मसला ये हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिजनेस बहुत डोमिनेट कर गया। आपके यहाँ एडिटर का एक इदारा होता था जो मालिक के और खबर के दरमियान खड़ा होता था, जो कहता था कि बिजनेस अपनी जगह, बट मैंने खबर चलानी है, ऑथेंटिसिटी देखनी है, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देखनी है। अब एडिटर ख़त्म हो गया है, ये बहुत कम हो गया है, और अब मालिक खुद बैठ गया है। और ये इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल इसका इम्पैक्ट है, खुद बहुत बड़ा बिजनेस है, सो मोस्टली मीडिया की जो कैंपेन्स हैं या मीडिया का जो सारा इशू है, वो सोसाइटल एजुकेशन है, उसमें शक कोई नहीं, लेकिन मेजर डोमिनेसी जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर है कि कौन सी जमात, कौन सी हुकूमत आपकी पॉलिसीज़ में बहुत सारे शिफ्ट ले आती है कि जी वो हमारे बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इश्तिहारात के इंटरेस्ट है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल वो गवर्नमेंट करा लेती है।
तो इससे लेकिन इसमें मीडिया का वो रोल इतना जिस तरह आपने इफेक्टिव कहा उस कि तरह खोल के सियासतदानों नहीं में सब एक जैसे नहीं होते, उस तरह मीडिया हाउसेस में भी सब ऑर्गेनाइजेशंस एक जैसी नहीं होती। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो खड़ी रहती हैं। मैंने अर्ज किया कि हर सेक्टर में डिटेरियोरेशन होती है। मैंने किसी एक सेक्टर को, क्योंकि सवाल आपका मीडिया के रिलेटेड था, तो मैंने उसको फोकस किया। अदरवाइज यही हाल बाकी सेगमेंट्स का भी है, क्योंकि सोसाइटी बीमार होती है, एक हिस्सा बीमार नहीं होता। मेरे जब उंगली में दर्द होता है, यहाँ चोट लगती है, तो मेरे सारे जिस्म को बुखार होता है। ये नहीं होता कि बाकी जिस्म सब अच्छा हो और सिर्फ ये गल जाए। ये बात दुरुस्त है। मैं तो सिर्फ क्योंकि आपके सवाल के, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मीडिया एजुकेट भी बहुत कर रहा है, मीडिया लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस फैला रहा है, खुद सेल्फ करेक्शंस कर रहा है। लेकिन उस सेल्फ करेक्शन के बावजूद, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल और मेरी जमात का भी ये ख्याल है कि मीडिया इस वक्त जो ज़्यादा डोमिनेटेड मीडिया है वो क्योंकि लाहौर में है, लाहौर बेस्ड है, बहुत सारे लोग अब इसमें नए भी आए हैं, तो ये गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पंजाब का सदर हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं कोई स्पीच करता हूँ, जो मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो एक पॉलिसी आम बाई शाय नहीं कर रहा, लेकिन मुझे या हमारी फेडरल पार्टी के चैप्टर है अदर देन दी चेयरमैन, तो आप उनको 1 मिनट के लिए दिखा के टिकर्स में ले आते हैं। लेकिन हुक्मरान जमात के ऑल फॉल करने वाले दूसरों को सिर्फ गालियां देने के लिए खड़े हो जाते हैं, और आप उनको घंटा घंटा लाइव कट किए रखते हैं, आधा घंटा लाइव कट किए रखते हैं, तो हमें नजर आता है कि टिल्ट किधर है। सर फिर मेरे ख्याल से आपको ना सिटी 42 और देखने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप इन जनरल बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि, और मैं एक और आपको दावत दूं, ये अब जरूर आपको भी दावत देता हूँ। आप किसी वक्त ये जो मैंने मुवाजना आपके सामने रखा कि पीपल्स पार्टी के लोग अगर बात कर रहे हों तो कितना टाइम होगा, और अगर मुस्लिम लीग के लोग बात कर रहे हो तो कितना टाइम होगा। हम अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करके फैक्ट शीट भी दे रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना मौक़िफ़ भी दे रहे होंगे, तो 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप कटेगा। हाँ, चेयरमैन साहब को ज्यादा टाइम मिल जाता है, मैं करूंगा तो शायद थोड़ा मुझ पर भी मेहरबानी ज्यादा कर देते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वो होते हैं जो बड़े जिम्मेदार होते हुए बैठे हैं, मतलब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, वो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनको एक क्लिप दिखाते हैं और बस, लेकिन दूसरी तरफ आप सारे जहान की मुगलजात सुना रहे होते हैं, और हुक्मरान जमात के कुछ लोग, सारे नहीं मैं कह रहा, कुछ लोग, यकीनन हुकूमत का अपना एक इम्पैक्ट होता है, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है, वज़रा आला हैं, उनकी जब बातें आती है तो वो गवर्नमेंट की बात चल रही होती है, उनके इश्तिहार भी होते हैं। बहरहाल इश्तिहार का अपना, क्योंकि मालक का फायदा भी है। सर बिजनेस आपको पता है, आपको ये बड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल्स और जो है वो भी जरूरी होता है, लेकिन मीडिया ने, क्योंकि मीडिया क्रिटिक है, मीडिया ने एजुकेट करना है। जब एजुकेट करना है तो थोड़ा सा चले, मैं बीइंग पार्ट ऑफ दिस मीडिया, मैं अपना किरदार अदा करती रहूंगी जहां पर लोगों को फेयर एंड स्क्वायर फैक्ट्स पता लगते रहें और इक्वल और बैलेंस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। वेल, टाइम मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वाज एन ऑनर, एंड आई रियली होप कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी अब दोबारा से कम बैक की कोशिश कर रही है और जो वादे कर रही है, अगर उनको अगली दफ़ा चांस मिलता है